Hello, a very good day to all. I am Dr. Meenu Singhal, Associate Professor of Economics, Chaudhry Ishwar Singh Kanya Mahavidyalaya, Pune. Today, I intend to cover the topic National Income, Concepts and Measurement. In fact, measurement तो आज हम नहीं छू पाएंगे और concepts भी पूरे नहीं कर पाएंगे. We'll need a couple of more lectures to cover the entire chapter. Anyway, let us start with the concepts of national income. But before that, we need to know what is national income. Well, it has been defined differently by different economists. जैसे शैपिरो, इन्होंने एडवर्ड शैपिरो ने राष्ट्रीय आय को आय विधि से डिफाइन किया है. Whereas Simon Kuznets, he has defined it from the perspective of national product, उत्पाद विधि से. So let us see Shapiro क्या कहते हैं. He says that national income is the sum of wages, rent, interest, and profit, or the sum of the earnings of the factors of production. यानी राष्ट्रीय आय उत्पादन के सभी साधनों की आय का जोड़ है. और उत्पादन के साधनों की आय क्या होती है? मजदूरी, ब्याज, लगान और लाभ. जहां तक साइमन कुजनेट्स का सवाल है, he defined it as a national product, and it is the net output of commodities and services flowing during the year from the country's productive system into the hands of the ultimate consumers, or into net addition to the country's capital goods. यानी कुजनेट्स के अनुसार देश में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, एक साल में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जिन उस शुद्ध उत्पादन को, वस्तुओं और सेवाओं की शुद्ध उत्पादन को जोड़ा जाता है, जो कि अंतिम उपभोक्ता तक चले जाते हैं, जो उनके हाथों में जाते हैं, या फिर जिनकी वजह से देश में पूंजी निर्माण में शुद्ध वृद्धि होती है. अब देखिए, स्पेसिफिकली इन्होंने ये कहा है कि सिर्फ वो वस्तुएं और सेवाएं जो या तो अंतिम उपभोक्ता के हाथ में जा रही हैं, या जिनकी वजह से पूंजीगत वस्तुओं का शुद्ध उत्पादन बढ़ रहा है, पूंजी निर्माण, शुद्ध पूंजी निर्माण बढ़ रहा है. You know, you have to observe this word net. ये देखिए, ये net addition. हमें इस शब्द का मतलब समझना है अभी. We have to understand the meaning of net. Right? This is as per Kuznets. तो हम इससे पहले कि राष्ट्रीय आय की इस धारणा को समझें, हमें बहुत सारी और धारणाओं को समझना जरूरी है. We need to understand so many more concepts to understand this concept of national income. So first of all, let us study about domestic territory of a country. एक देश की घरेलू सीमा. यूएनओ की परिभाषा के अनुसार economic territory is the geographical territory administered by a government within which persons, goods and capital circulate freely. आर्थिक क्षेत्र एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें एक सरकार का प्रशासन चलता है और जिसके अंदर मनुष्य, वस्तुएं और पूंजी का आवागमन स्वतंत्र होता है. That is, you can see there are two features of an economic territory, or rather three. One, it is a geographical territory. Two, it is administered by a government. एक ही सरकार का प्रशासन है. And three, all the persons, goods and capital can move freely within this economy. इस घरेलू सीमा के अंदर मनुष्य, वस्तुएं और पूंजी स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं. तो देखिए, अब मैं इस पॉइंट पर आती हूं कि ज्योग्राफिकल टेरिटरी है जिसको एक सरकार का प्रशासन चल रहा है जहां पर. क्या ये संभव है कि एक देश की ज्योग्राफिकल टेरिटरी, भौगोलिक सीमा में कोई ऐसा क्षेत्र हो जिस पे हमारी सरकार का
सॉरी, नियंत्रण ना हो, प्रशासन ना हो? क्या कोई ऐसे एरिया होते हैं? एग्जैक्टली exactly. हमारे देश के अंदर जितनी भी एम्बेसीज हैं, दूसरे देशों की एम्बेसीज, उन देशों के ऊपर हमारी सरकार का प्रशासन नहीं है. Embassies of other countries in our country are not under the administration of our government. For example, भारत के अंदर मान लेते हैं कि चाइना की, जर्मनी की, फ्रांस की एम्बेसीज हैं दिल्ली में. ध्यान रहे ये एम्बेसीज बेशक भारत के अंदर हैं, भारत के कैपिटल में है, लेकिन बावजूद इसके इनके ऊपर भारतीय सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है. दीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय देयर ओन रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स. जापान की एम्बेसी पर जापान की सरकार का नियंत्रण है, प्रशासन है. जर्मनी की एम्बेसी के ऊपर जर्मनी का प्रशासन है. तो बिकॉज दीज एम्बेसीज are under administration of their own governments and they are not administered by Indian government, therefore they are not considered as a part of domestic territory of India. इस वजह से ये जो एम्बेसीज हैं, क्योंकि इन पर भारतीय सरकार का नियंत्रण नहीं है, ये भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा नहीं है. Then what comes under domestic territory? देखिए, एक तो भौगोलिक सीमा, हमारे भारत में जो राजनीतिक हमारी भूमि हमारे पास कंट्रोल में है, वो हमारी घरेलू सीमा. लेकिन इसके अलावा सिर्फ जमीन नहीं, समुद्र भी. यू नो, इंडिया इज बाउंड बाय वाटर, बाय सी, ऑन इन थ्री डायरेक्शंस. तो इन तीनों दिशाओं में हम समुद्र से घिरे हुए हैं और समुद्र का 12 नॉटिकल माइल का एरिया भारतीय घरेलू सीमा का हिस्सा बनेगा. 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, समुद्र तट से 12 नॉटिकल माइल. नॉटिकल माइल को हम किलोमीटर्स में अगर मापें तो देन इट इज इक्विवेलेंट टू 22.2 किलोमीटर. तो इतना एरिया भारत की घरेलू सीमा में आएगा. उसी तरह जितने भी जहाज हैं, चाहे वो समुद्री जहाज है, चाहे हवाई जहाज है, which are owned and operated by the normal residents of a country, are said to be in the domestic territory of that country. जो भी समुद्री या हवाई जहाज भारत के सामान्य निवासियों द्वारा उनकी मिल्कियत में है और उनके द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे हैं, वो उन पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे सभी जहाज भारत की घरेलू सीमा में शामिल किए जाएंगे, चाहे इस समय वो कहीं भी हो. मान लेते हैं कि भारत का एक जहाज भारत से स्वीडन जा रहा है और इस समय कहीं इंटरनेशनल वाटर्स में है, स्टिल इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी. उसी प्रकार से हमारे जो मछुआरे हैं अपनी नाव लेकर मछलियां पकड़ने दूर दूर तक जाते हैं. सिर्फ वो 12 नॉटिकल माइल्स तक नहीं जाते, इससे आगे चले जाते हैं इंटरनेशनल वाटर्स में. उसी तरह हमारे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि समुद्र के तल से नेचुरल गैस और तेल निकालने के लिए लगे हुए हैं. दे आर ऑल्सो वर्किंग इन इंटरनेशनल वाटर्स. तो ऐसे सभी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स या फिशिंग वेसल्स जो कि जिनके मालिक भारतीय हैं, भारत के लोग हैं, भारत के सामान्य निवासी हैं, और जिनको ऑपरेट करना की जिम्मेदारी भी भारत के सामान्य निवासियों पर है, वो सभी चाहे इंटरनेशनल वाटर्स में हो, कहीं भी हो, वो सभी भारत की घरेलू सीमा के तहत आएंगे. All such fishing vessels and floating platforms, whether they are working in international waters, they will be considered a part of domestic territory of India just because they are being owned and operated by normal residents of India. उसी तरह भारत के जो एम्बेसीज पूरे विश्व में कहीं भी हो, हमारी एम्बेसी यूएसए में है, साउथ अफ्रीका में है,
पर क्योंकि वो हमारे प्रशासन में, हमारी सरकार का कंट्रोल है उनके ऊपर, उसी तरह हमारे कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हैं, बट बिकॉज दे आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, देयरफॉर दे आर अ पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। कौन से इलाके हैं जो इसमें शामिल नहीं होते? देखिए, वही दूसरे देशों की एम्बेसीज जो हमारे देश में खुली हुई हैं, वो हमारे घरेलू सीमा में नहीं आती। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं। देयर आर सो मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, IMF एंड मैनी मोर, राइट? इन सब के कहीं ना कहीं सेंट्रल ऑफिसेज हैं, हेडक्वार्टर्स हैं। तो इनका हेडक्वार्टर या इनका ऑफिस, इनका संगठन कहीं पर भी है, तो वो जिस देश में है वहां की घरेलू सीमा में गिना जाएगा क्या? नो। Such kind of international organizations are said to be a part of international territory. इनको हम कहते हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र का हिस्सा है, ये किसी भी देश की घरेलू सीमा का हिस्सा नहीं है। They are not a part of domestic territory of any country. They are in fact a part of international territory. Right? जैसे कि यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए में, बट स्टिल वो हेडक्वार्टर्स, यूएनओ का ऑफिस, वो यूएसए की घरेलू सीमा में नहीं आता, वो इंटरनेशनल टेरिटरी की में आता है। नाउ व्हाट आर नॉर्मल रेजिडेंट्स? देखिए, अभी मैंने कहा था कि ये जो भी हमारे हवाई जहाज या जहाज नॉर्मल रेजिडेंट्स चलाते हैं, तो हु आर नॉर्मल रेजिडेंट्स? हाउ डू वी डिफाइन अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री? अ रेजिडेंट इज सेड टू बी अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन, व्यक्ति भी हो सकता है, संस्था भी। फिर इसकी दो खास बातें हैं, दो कंडीशंस हैं रेजिडेंट होने की। पहली, वन हु नॉर्मली रिजाइड्स इन अ कंट्री फॉर एटलीस्ट 1 year or more, जो एक देश में रह रहा है आमतौर पर, और कम से कम उसको वहां रहते हुए 1 साल या उससे ज्यादा हो गया। And the other condition is whose center of economic interest lies in that country, जिसका आर्थिक केंद्र बिंदु उसी देश में है, यानी वो रोजगार उसी देश से कमा रहा है। Means that he or she is earning employment wages from that particular country. Then that person or institution will be said to be normal resident of that country. तो दो शर्तें हो गई, वहां का सामान्य निवासी होने के लिए वहां 1 साल से ज्यादा रह रहा हो और आर्थिक केंद्र बिंदु उसी देश में हो। नाउ नॉर्मल, देखिए इसके फीचर्स क्या हो गए। नॉर्मल रेजिडेंट कवर्स बोथ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, दोनों हो सकते हैं, व्यक्ति भी संस्थाएं भी। लेकिन ध्यान रहे, नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो उस देश का नागरिक है। नॉर्मल रेजिडेंट कैन इंक्लूड बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, नागरिक भी हो सकता है और गैर नागरिक भी हो सकता है। लुक, सिटीजनशिप इज अ पॉलिटिकल टर्म, और हम यहां पर इस बात में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि वो भारत का नागरिक है या नहीं। अगर वो भारत में 1 साल से ज्यादा रह रहा है, यहां से कमा रहा है, तो वो भारत का सामान्य निवासी है, वरना नहीं। सिंपल। देन अगेन कमिंग बैक टू इंटरनेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, हु, IMF। देखिए, जिस तरह से इनके ऑफिसेस किसी देश की घरेलू सीमा में नहीं आते, ठीक उसी तरीके से ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी देश की सामान्य निवासी भी नहीं होती। हालांकि आप पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट्स संस्थाएं भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ये किसी भी देश की ना तो सामान्य निवासी होती हैं, ना ही किसी देश की घरेलू सीमा में आती हैं। तो ये क्या होते हैं? ये संस्थाएं, ये संगठन अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में आते हैं और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के ही सामान्य निवासी है, राइट? बट संगठन, संस्था, इंस्टीट्यूशन,
ये तो किसी देश की सामान्य निवासी नहीं होगी, लेकिन इसमें काम करने वाला स्टाफ जरूर किसी ना किसी देश का सामान्य निवासी होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं भारत में WHO का एक ऑफिस है। उस ऑफिस में जितने लोग काम कर रहे हैं, देखिए वो ऑफिस इंटरनेशनल टेरिटरी का सामान्य निवासी है, लेकिन उस ऑफिस में काम करने वाला स्टाफ, वहां मान लेते हैं अमेरिकन भी काम कर रहे हैं और कुछ इंडियंस भी काम कर रहे हैं। तो जितना भी स्टाफ, whether they are Americans or Indians or for they belong to any other country, जितने भी स्टाफ को भारत में रहते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, वो भारत के सामान्य निवासी कहलाएंगे। लेकिन अगर 1 साल से कम हुआ है तो वो भारत के सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगे। एज सिंपल एज दैट, राइट। नाउ उसी तरह से जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले स्टाफ की बात है, ठीक उसी तरह से हमारे भारत में जितनी फॉरेन एम्बेसीज हैं उसमें काम करने वाला स्टाफ भी, अब वो स्टाफ भारतीय भी हो सकता है और जिस देश की एम्बेसी है वहां का स्टाफ भी हो सकता है। तो वो स्टाफ भी भारत में अगर 1 साल से ज्यादा से रह रहा है तो हम उसको बोलेंगे वो भारत का सामान्य निवासी है। देन दैट पर्सन, इंडियंस वर्किंग इन यूएस, ओके सॉरी फॉरगेट इट, तो वो भारत के सामान्य निवासी हैं। और अगर उनको 1 साल से कम हुआ है तो फिर वो भारत के सामान्य निवासी नहीं है, राइट। इंडियन वर्किंग इन यूएस एम्बेसी, अगर यूएसए की एम्बेसी भारत में जो खुली हुई है उसमें भारतीय काम कर रहे हैं तो वो भारत के ही सामान्य निवासी होंगे। और अगर फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, कुछ अमेरिकन काम कर रहे हैं, तो वो अमेरिकन भी अगर 1 साल से ज्यादा भारत में रहते हो गया तो वो भारत के सामान्य निवासी होंगे, नहीं तो वो यूएसए के सामान्य निवासी होंगे। अब फिर से एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखिए, आप जानते हैं भारत एक बहुत विशाल देश है और हम अपना बॉर्डर कई देशों के साथ शेयर करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बॉर्डर पर रहने वाले लोग एक देश को क्रॉस करके दूसरे देश में रूटीन में आते जाते रहते हैं। ऐसा भारत और पाकिस्तान के लिए भी था पहले। हाँ, आज हमारे संबंध मधुर नहीं है तो ऐसा नहीं रहा, लेकिन भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो डेली, फॉर एग्जांपल नेपाली और एक नेपाल का वासी नेपाल को क्रॉस करके इंडिया में आता है, यहाँ काम करता है, यहाँ से रोजगार कमाता है और वापस अपने देश में चला जाता है, परिवार के साथ रहता है, रात अपने घर में बिताता है, दिन में यहाँ आकर काम करता है, यानी नौकरी यहाँ कर रहा है, रह अपने देश में रहा है बॉर्डर पर। तो वो व्यक्ति, देखिए एक कंडीशन, दो कंडीशन थे ना सामान्य निवासी होने के लिए। एक कंडीशन कि वो जिस देश में रह रहा हो 1 साल से ज्यादा, तो वो रहता कहाँ है? नेपाल में। लेकिन रोजगार कहाँ से कमा रहा है? भारत से, यानी आर्थिक केंद्र बिंदु कहाँ है उसका? भारत में। तो उस लिहाज से उसको भारत का सामान्य निवासी होना चाहिए। पर क्योंकि 1 साल से ज्यादा नेपाल में रह रहा है तो उसको नेपाल का सामान्य निवासी होना चाहिए। तो ऐसे सभी लोग, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये मत समझिए कि बहुत कम है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डेली बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश में जाते हैं, वहां काम करते हैं और वापस रात अपने देश में गुजारते हैं। तो ऐसे लोगों को हम वहां का सामान्य निवासी कहेंगे जहां वो 1 साल से ज्यादा रहते हैं। यानी नेपाल से यहाँ काम करने जो आता है वो नेपाल का सामान्य निवासी कहलाएगा, भारत का नहीं। फिर हमें एक कॉन्सेप्ट करना है घिसावट। घिसावट यानी डेप्रिसिएशन। In other words, we also call it consumption of fixed capital, स्थायी पूंजी का उपभोग। Well, depreciation can be defined as consumption of capital in the production process. उत्पादन की प्रक्रिया में हमारी मशीनें इस्तेमाल होती हैं, तो घिसती हैं, टूट फूट होती है, डैमेज होती हैं। तो वो जो जितना इस्तेमाल हुआ उसको हम कहते हैं उपभोग हुआ मशीनों का। Right? This is known as consumption of capital, fixed capital, or in other words, depreciation. It has 3 components. इसके 3 हिस्से हैं। First of all, normal wear and tear. देखिए बच्चे, जो भी हम घरों में भी जो मशीनें इस्तेमाल करते हैं, जैसे पंखा है, पंखा धीरे धीरे स्लो चलने शुरू हो जाता है, पता चलता है उसकी मोटर पुरानी हो गई है, मोटर बदलनी पड़ेगी, राइट। हमारा अचानक गीजर काम करना बंद कर देता है, पता चलता है उसकी कोई वायर सड़ गई है, जल गई है और हमको वो ठीक करवानी पड़ेगी।
दिस इज नोन एज नॉर्मल वेयर एंड टेयर। तो जब मशीनें हर रोज 8-8, 10-10, 12-12 घंटे काम करेंगी तो नेचुरली वो घिसेंगी। एक होता है एक्सीडेंटल डैमेज, आकस्मिक कुछ नुकसान हो जाए, जैसे कि बिजली फ्लक्चुएट की और अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया और मशीन में आग लग गई, मशीन डैमेज हो गई, राइट। उसी तरीके से मशीन गिर गई, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे और वो कहीं लोड करते करते ऊपर से नीचे गिर गई और बिल्कुल ही खत्म हो गई, डैमेज हो गई। नाउ इट कैन नॉट वर्क। एंड देन ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है अप्रचलित होना, प्रचलन में ना रहना। नाउ ऑब्सोलिसेंस मींस इन अदर वर्ड्स आउटडेटेड होना। तो आउटडेटेड दो तरीकों से हो सकते हैं। पहला, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक पुरानी हो गई है, राइट। तकनीक पुरानी होने का मतलब है कि अब जैसे देखिए ना, पहले हम टाइपराइटर पर सारा काम करते थे, आज वही काम उससे कहीं बेहतर तरीके से, टाइम मैनेजमेंट बेटर है, आज कंप्यूटर्स करते हैं, हमारी बहुत रिसोर्सेस भी बचाते हैं और बहुत ज्यादा सस्ते में टाइपराइटर से कम टाइम में उससे बेहतर काम करते हैं। इन फैक्ट कंप्यूटर्स हैव मेड टाइपराइटर्स ऑब्सोलीट, उनकी तकनीक पुरानी हो गई है। इस वजह से इवन इफ मैंने नया टाइपराइटर खरीदा था, लेकिन क्योंकि अब कंप्यूटर पर काम होता है, वो अंदर पड़ा है अलमारी में, I don't use it because that technology has become irrelevant, has become obsolete, right? तो then goods, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आज इस्तेमाल नहीं होती, पहले बहुत इस्तेमाल होती थी। फॉर एग्जाम्पल पटसन, जूट। पहले कोई भी चीज आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जानी होती थी तो उसको, उसके जूट के बोरे बनते थे और उसी में आप ट्रांसपोर्ट करते थे। आज की डेट में प्लास्टिक ने बहुत हद तक जूट को रिप्लेस कर दिया है, राइट। हम कई जगह हम लोग प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, प्लास्टिक के ही स्टोरेज की अलग अलग तरह के आइटम्स बना लिए हम लोगों ने, और प्लास्टिक के ही बैग्स भी हैं, थैले भी प्लास्टिक के हैं जिसमें हम लोग सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जूट, पटसन की जरूरत कम हो गई है, इट इज बिकम ऑब्सोलीट। इसलिए पटसन की बोरियों बनाने वाले जो कारखाने थे या जो मशीनें थी वो बेकार पड़ गई हैं, ऑब्सोलीट हो गई हैं। तो इस वजह से देखिए, ये जो डेप्रिसिएशन होती है, इसकी वजह से जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो पहले से कम हो जाती है। जो हमारी मशीनें टूट ही गई है ना, इसका मतलब उतना सामान अब उत्पादन नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी मशीनें स्लो हो गई हैं, घिस गई हैं, रिपेयर मांग रही हैं, तो उतना उत्पादन कम हो जाएगा। तो हमें उत्पादन को पुराने लेवल पर मेंटेन करने के लिए कुछ खर्च करना पड़ता है। जितनी घिसावट हुई है, उस घिसावट वाले हिस्से की उतनी ही अमाउंट की हमें कुछ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उतना ही अलग से निवेश करना पड़ता है ताकि उत्पादन का स्तर पहले जितना ही बना रहे, राइट। इट कैन बी, आई मीन, इसी चीज को मैंने एक इस तरीके से दिखाया है, नॉर्मल वेयर एंड टियर प्लस ऑब्सोलिसेंस प्लस एक्सीडेंटल डैमेज इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। ओके, तो ये हमने क्यों पढ़ा, इसके माध्यम से हम ग्रॉस और नेट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए बच्चे, ओके, ग्रॉस है कुल और नेट है शुद्ध। Basically, these concepts can be used, gross and net can be used with so many terms. ज्यादातर ये इस्तेमाल होते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। शुद्ध निवेश यानी जो नया निवेश किया जिससे देश के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। ओके, एक देश के अंदर घिसावट होती है, अभी पढ़ा आपने, तो घिसावट की वजह से पुरानी उत्पादन क्षमता कम हो गई। पुरानी उत्पादन क्षमता को पुराने लेवल पर लाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जो निवेश किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन निवेश, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट को जोड़कर बनता है ग्रॉस, कुल। ठीक है, ग्रॉस में से आप घिसावट कम कर देंगे तो शुद्ध आ जाएगा, शुद्ध में घिसावट जोड़ देंगे तो कुल आ जाएगा। सो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। और अगर मैं इस डेप्रिसिएशन को यहां ले आऊं तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस। देखिए, अभी तक हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं किए जो हम आने वाले टाइम में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
ये कॉन्सेप्ट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस. Look, I have not told you about this. What is D? What D stands for? What market price MP stands for? ठीक है, अभी तक मैंने आपको सिर्फ ग्रॉस और नेट का जिक्र किया है. तो देखिए बाकी कहीं तो असर भी नहीं पड़ रहा. एज इट इज है डीपीएमपी. फर्क क्या पड़ा? आप ग्रॉस में से घिसावट कम कर देंगे तो नेट आ जाएगा. देखिए यहाँ, फिर ग्रॉस में से घिसावट कम करी तो नेट आ गया. बाकी सब वही है. और अगर यहाँ नेट है, इसमें आप घिसावट जोड़ेंगे, कम नहीं करेंगे. नेट में घिसावट जोड़ दी तो आपके पास ग्रॉस आ गया. अगेन नेट में घिसावट जोड़ दी तो ग्रॉस आ गया. अब हमें एक कॉन्सेप्ट करना है, डोमेस्टिक और नेशनल. घरेलू आय और राष्ट्रीय आय क्या होते हैं? वेल, डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम दैट इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. वो आय जिसका सृजन एक देश की घरेलू सीमा में होता है, उसे हम घरेलू आय कहते हैं. अब घरेलू सीमा में कोई भी आय का कमा सकता है, चाहे वो देश का सामान्य निवासी हो या ना हो. राइट? Any income that is generated within the domestic territory of a country, it may be by a resident of a country or by non-resident, it is known as domestic income. लेकिन नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम है भारत के राष्ट्रीय आय, मतलब जो भारत के लोगों ने कमाई है, सामान्य निवासियों ने कमाई है. सिर्फ सामान्य निवासियों ने, गैर निवासियों ने नहीं. और कमाई कहां से? कहीं से भी, पूरे विश्व में कहीं से भी कमाई है. So national income is earned, it can be earned from any part of the world, but only by the residents of a country, only by the normal residents of a country. What this means is that you have to deduct the income of non-residents. जो देश के सामान्य निवासी हैं उनकी तो आय होगी, लेकिन जो गैर सामान्य निवासी हैं उनकी आय आप यहाँ से कम कर दोगे नेशनल इनकम में से. ठीक है, देखिए एक और देखते हैं. मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूं कि जो घरेलू आय है, आपने देखा ना घरेलू आय क्या है? देश के घरेलू सीमा में जिसका सृजन हुआ, चाहे वो निवासियों ने किया चाहे गैर निवासियों ने. तो डोमेस्टिक इनकम में अगर हम इफ वी एड फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय आवर रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, भारत के सामान्य निवासियों ने जो आय कमाई साधन आए विश्व के किसी भी देश से, घरेलू आय तो है ही, देश के अंदर जो कमाई वो तो है ही, इसके अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, शेष विश्व से जो कमाई साधन आए वो भी जोड़ देंगे हम घरेलू आय में. राइट? लेकिन जो विदेशियों ने कमाई हमारे देश से वो कम कर देंगे. फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम आवर कंट्री विल बी डिडक्टेड, उसको माइनस कर देंगे. जो भारत के सामान्य निवासियों ने शेष विश्व से कमाया वो जोड़ देंगे, और जो शेष विश्व के लोगों ने भारत से कमाया वो हम कम कर देंगे, और इस तरह हमारे पास आएगी राष्ट्रीय आय. देखिए इसको मैं अगर सिर्फ इस हिस्से को लूं, ये क्या है? जो भारतीयों ने शेष विश्व से कमाया माइनस जो शेष विश्व के लोगों ने भारत से कमाया, इसको मैं कहती हूं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. राइट? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो एक तरीके से देखिए क्या कह रही हूं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय क्या है? जो भारतीयों ने विदेशों से कमाया माइनस जो विदेशियों ने भारत से कमाया. तो मैं कह सकती हूं डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल इनकम. है ना? देखिए यही लिख दिया मैंने. फिर से क्या लिख दिया कि डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेशनल इनकम. अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को मैं यहां ले आऊं तो ये हो जाएगा नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम. इसको और समझने के लिए देखिए फिर से ये कॉन्सेप्ट्स. अब ये ग्रॉस और नेट आप जानते हैं, है ना? ग्रॉस क्या है, पर मैं यहां पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम कर रही हूं.
तो जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, एज इट इज है, देखिए है ना, जी जी, यहाँ एमपी एमपी वही रहा, ये इससे अफेक्ट नहीं होता। तो इसका असर किस पर पड़ता है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम करूंगी तो डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी, और अगर डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ूंगी तो नेशनल इनकम आ जाएगी। सेम हियर, डोमेस्टिक में इसको जोड़ा तो नेशनल आ गया, और नेशनल में से इसको कम किया तो डोमेस्टिक आ गया। इसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बच्चे, एक देश की सरकार को अपना देश चलाने के लिए खर्चे करने पड़ते हैं और उसके लिए आय चाहिए। वो आय आती है टैक्सेस से, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो कि वस्तुओं सेवाओं पर लगाए जाते हैं, जिनकी वजह से वो महंगी हो जाती हैं। उसी तरह सरकार देश में गरीब लोगों की जरूरत के सामान पर और ऐसी वस्तुओं पर जो कि लगता है कि देश के विकास के लिए जरूरी हैं, उन वस्तुओं के रेट कम करने के लिए उन पर अनुदान देती है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट को पता है कि किसान खाद इस्तेमाल करेगा तो कृषि उत्पादन बढ़ेगा, और खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार खाद पर सब्सिडी देती है ताकि वो सस्ती बिके, राइट। तो देखिए, टैक्सेस लगाने से वस्तु महंगी हो जाती है, सब्सिडी देने से वस्तु सस्ती हो जाती है। जैसे कि 100 रुपए की एक वस्तु बनी, अगर उसके ऊपर गवर्नमेंट ने 20% टैक्स लगाया तो वो 120 रुपए की बिकेगी, महंगी हो गई, है ना। और अगर 100 रुपए की खाद है, गवर्नमेंट उस पर 10% सब्सिडी दे रही है, तो वो मार्केट में 90 की बिकेगी, 10 रुपए तो सरकार दे रही है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। देखिए, जब भी हम कोई वस्तु उत्पादन करते हैं, उसकी लागत क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट। जो भी उसके साधनों को मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ के रूप में दिया गया, वो साधन आय है, साधन लागत है। तो साधन लागत पर सामान बना, मान लेते हैं 100 रुपए का बना। अब उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट ने 20 रुपए का टैक्स लगा दिया तो वो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? 120 रुपए। 100 रुपए की वस्तु पर 20 रुपए का टैक्स लगा, 120 रुपए का सामान बिका, है ना। और अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस को छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, अगर फैक्टर कॉस्ट 100 रुपए है और गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है 10 रुपए की, तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? 90 रुपए। 100 माइनस 10, 90। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से मार्केट प्राइस बढ़ जाता है, सब्सिडी की वजह से कम हो जाता है। अगर हम पूरे देश में सभी वस्तुओं के ऊपर असर देखना चाहें तो फैक्टर कॉस्ट में हम इन दोनों को, इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ते हैं, सब्सिडी को कम करते हैं, तो हमारे पास आता है मार्केट प्राइस। ठीक है, यानी देखिए, मैं फिर से इन दोनों को लूं, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी को। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी को मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, हमने क्या बोला? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। तो हम देखते हैं कि इसका क्या असर होता है। फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ने से आता है मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर दो तो आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट। फिर से इसको समझने के लिए देखिए, अब जीएनपी ग्रॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, है ना, नेशनल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका असर किस पर पड़ेगा? सिर्फ मार्केट प्राइस पर। मार्केट प्राइस में से अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर दें, सब्सिडी जोड़ दें, ये क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर हम इसको कम कर दें तो हमारे पास आएगा फैक्टर कॉस्ट, और अगर फैक्टर कॉस्ट में ये सब जोड़ दें तो आएगा मार्केट प्राइस। अब देखिए, ऐसा लिखना कितना कमबसम लगता है ना, क्यों ना इसकी जगह मैं सिर्फ नेट एनआईटी लिख दूं। ये मार्केट प्राइस है ना, इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स कम किए तो फैक्टर कॉस्ट आ गया, और फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़े तो मार्केट प्राइस आ गया। एज सिंपल एज दैट। वेल, दिस मच फॉर टुडे। नेक्स्ट विल बी कवरिंग, ओके आई हैव सम क्वेश्चंस एज वेल। मान लेते हैं ये है आपका GNP8 मार्केट प्राइस, आपको इससे ये निकालना है, तो आप बताइए क्या जोड़ें या क्या कम करें? ये मार्केट प्राइस है ना, ये फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आना हो तो हम क्या जोड़ेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये देखिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक और क्वेश्चन है, मान लेते हैं NNP8 मार्केट प्राइस है और GDP8 मार्केट प्राइस से निकालना है। तो देखिए, ग्रॉस है ना,
नेट लाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, राइट। देखिए माइनस डेप्रिसिएशन, और ये डोमेस्टिक है ना, नेशनल लाने के लिए हमको इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वेल, दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।